बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल पायरेट इमरान सीरीज। ब्लैड एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान था। वो एकेडमी नज़ाद था और एकेडमिया से तकरीबन 4 साल कबल पाकेशिया शिफ्ट हुआ था और उसने यहाँ की शहरियत भी हासिल कर ली थी। ब्लैड एक पेशावर कातिल था और यहाँ पाकेशिया में इसके ताल्लुकात बड़ी बड़ी पार्टियों से थे। ब्लैटिक का असूल था कि वो काम पार्टी की मर्जी के मुताबिक और इंतहाई माहिराना अंदाज में करता था, इसलिए ज़ेरे ज़मीन दुनिया में बतौर पेशावर कातिल उसे बेहद पसंद किया जाता था। लेकिन वो सिर्फ बड़ी पार्टियों का काम लेता था और मुआवजा भी अपनी मर्जी का वसूल करता था। यही वजह थी कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, वरना आमतौर पर यह समझा जाता था कि वो कामयाब शार्पर है और बड़ी मालियत के जुए खेलता है, जिसमें से वो अक्सर जीत जाता है। इसके साथ साथ इसका हाथ भी बेहद खुला था। वो होटलों और क्लबों में दिल खोलकर खर्च करता था, इसलिए भी इसे ज़ेरे ज़मीन दुनिया में बेहद पसंद किया जाता था। वैसे अपने चेहरे मोहरे और रख रखाव से वो किसी फिल्म का हीरो दिखाई देता था। ब्लैटिक के पास हमेशा नए मॉडल की शानदार कार रहती थी और इसकी आदत थी कि वो रोज़ाना किसी न किसी क्लब में बैठकर दिल खोल कर खर्च करता था। यही वजह थी कि जिस क्लब या जिस होटल में इसकी कार पहुंच जाती, वहां का अमला बेहद खुश हो जाता था, क्योंकि ब्लैटिक ना सिर्फ वेटर्स को दिल खोलकर टिप देता था, बल्कि काउंटर बॉय और गार्ड्स को भी अपनी तरफ से इंतहाई भारी टिप दिया करता था। हत्ता कि वो हॉल में मौजूद अफराद को भी अपनी तरफ से इंतहाई कीमती शराबों के पैग पिलवाना पसंद करता था। अब भी इसकी कार सुपर क्लब के कंपाउंड गेट में मुड़ी और फिर सीधी पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गई। पार्किंग बॉय ने इसे बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया, तो ब्लैटिक ने मुस्कुराते हुए जेब से एक बड़ी मालियत का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया और फिर इत्मीनान से मुड़कर वो क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गेट पर मौजूद दरबानों ने उसे बाकायदा सलूट किया और ब्लैटिक ने उन्हें भी भारी मालियत के नोट दिए और फिर इसी तरह वो भारी मालियत के नोट बांटता हुआ सुपर क्लब के मैनेजर जॉनसन के ऑफिस में दाखिल हुआ। तो ऑफिस टेबल के पीछे बैठा हुआ उधेड़ उमर जॉनसन पे इख्तियार उठकर खड़ा हो गया। ब्लैटिक और जॉनसन दोनों गहरे दोस्त थे और ज़्यादातर जॉनसन ही इसे काम दिया करता था और जॉनसन की आदत थी कि वो काम सिर्फ गैर मुल्की पार्टियों का ही लेता था और मुआवजे भी इंतहाई भारी वसूल करता था। यही वजह थी कि जब वो ब्लैटिक को कोई काम देता तो उसे इसका बेश बहा मुआवजा देता कि खुद ब्लैटिक के तस्वुर में भी इतना मुआवजा ना होता था। बड़े दिनों बाद कोई काम लिया है तुमने? रस्मी सलाम के बाद ब्लैटिक ने मेज के दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम्हें तो मालूम है कि मैं सिर्फ अपने मतलब का काम ही लेता हूँ। जॉनसन ने भी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर इसने मेज की दराज खोली और इसमें से इंतहाई कीमती शराब की बोतल निकालकर इसने बोतल ही ब्लैटिक की तरफ बढ़ा दी। तुम नहीं लोगे? ब्लैटिक ने कहा। नहीं, अभी मैंने बोतल खाली करके डस्टबिन में डाली है, जॉनसन ने कहा और ब्लैटिक ने इस बात में सर हिला दिया। वो और जॉनसन दोनों ही बलानोश थे, इसलिए वो शराब को गिलास में डाले बगैर और चुस्कियां ले लेकर पीने के कायल ही ना थे। ब्लैटिक ने बोतल खोली और फिर इसे मुंह से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब आधी से ज्यादा बोतल उसके हलक से नीचे उतर गई, तो उसने बोतल वापस मेज पर रख दी। हाँ, अब बताओ काम क्या है? ब्लैटिक ने कहा। तो जॉनसन ने एक बार फिर मेज की दराज खोली और एक तस्वीर निकालकर इसे ब्लैटिक के सामने फेंक दी। ब्लैटिक ने तस्वीर उठाई और दूसरे लम्हे वो बेख्तियार उछल पड़ा। रोजी रोस्कल? क्या मतलब? क्या इसे फिनिश करना है? ब्लैटिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम इसे जानते हो? जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा। जेर जमीन दुनिया का कौन फर्द होगा जो इसे ना जानता होगा। ये खुद भी बेहतरीन पेशावर कातिला ही रही है और लड़ने भरने में खासी महारत रखती है, ब्लैटिक ने कहा। ठीक है, जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे फिनिश करना है। ब्लैटिक ने तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा। नहीं, जॉनसन ने जवाब दिया, तो ब्लैटिक इसके अंदाज में उछल पड़ा जैसे इसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो। क्या कहा? नहीं, फिर? ब्लैटिक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसने माहीगीरों के जजीरे से एक बैज खरीदा है, 1,000 रुपए के एवज। इस बैज पर सीप और मोतियों की तस्वीरें बनी हुई हैं। इससे वो बैज हासिल करना है। असल काम तो यही है। बाकी रहा ये कि ये किस तरह हासिल किया जा सकता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बैज वापस लेना है और बस? ये क्या चक्कर है जॉनसन? ये किस किस्म का काम है जो तुमने बुक किया है? अगर इसने ये 1,000 रुपये में हासिल किया है तो तुम उसे 10,000 रुपये देकर वापस भी ले सकते हो। तुम ही क्या, वो पार्टी भी ले सकती है। ब्लैटिक के लहजे में हैरत थी। तुम्हारी हैरत बजा है ब्लैटिक।
असल मसला ये है कि ये एक्रीमिया की पार्टी है और वो खुद सामने नहीं आना चाहती और इसे तो रोजी रोस्कल के बारे में इल्म भी नहीं है। इसने तो माहीगीरों से इसका हुलिया वगैरह मालूम किया और फिर मुझे वो हुलिया बता दिया। हुलिया सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये रोजी रोस्कल है। मुझे बताया गया कि इससे ये बैच हर सूरत में और हर कीमत पर वापस लेना है। तो मैंने अपना मुआवजा बता दिया, जिसे फ़ौरन कबूल कर लिया गया। चुनांचे मैंने रोजी रोस्कल की तस्वीर हासिल करके और तुम्हें कॉल कर दी। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम इसे हलाक करके बैच लेकर आते हो या खरीद कर लेकर आते हो। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे बस वो बैच चाहिए। जॉनसन ने कहा। ओह ठीक है, अब मैं समझ गया। ओके, हो जाएगा काम। ब्लेटिक ने मुस्कुराते हुए कहा तो जॉनसन ने मेज की सबसे निचली दराज खोली और इसमें से एक बैग निकालकर इसे मेज पर रख दिया। ये तुम्हारा मुआवजा। कब तक काम हो जाएगा? जॉनसन ने ब्लेटिक से पूछा। सिर्फ चंद घंटों में। मुझे सिर्फ इसे तलाश करना पड़ेगा। और ब्लेटिक ने बैग उठाकर उठते हुए कहा और जॉनसन ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, ब्लेटिक ने कहा और बैग उठाकर वो तेजी से वापस मुड़ा और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से इसकी रिहाइश की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इसकी आदत थी कि वो सबसे पहले रकम को अपने मखसूस सेफ में महफूज किया करता था और अब वो अपनी रिहाइशगाह की तरफ इसी मकसद के लिए जा रहा था। वो मकान में अकेला ही रहता था। इसकी ज़िंदगी चूँकि होटलों और क्लबों में ही गुज़रती थी, इसलिए इसने कभी कोई मुलाज़िम रखने या शादी करने का सोचा ही ना था। मकान में पहुंचकर इसने सबसे पहले रकम का बैग अपने सेफ में रखा और फिर सेफ को बंद करके वो इस कमरे में आकर बैठ गया, जिसमें फ़ोन मौजूद था। इसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से किसी को कॉल करनी शुरू कर दी। यस, रोस्टर क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ब्लेटिक बोल रहा हूँ, रोस्टर से बात कराओ। ब्लेटिक ने कहा। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हेलो, रोस्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रोस्टर, मैं ब्लेटिक बोल रहा हूँ। तुमसे एक काम है, जो चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन काम फौरी होना चाहिए। ब्लेटिक ने उसे कहा। हुक्म दो ब्लेटिक, तुम्हारा काम तो मैं सर के बल करता हूँ। रोस्टर ने कहा तो ब्लेटिक बेख्तियार हंस पड़ा। शुक्रिया। रोजी रोस्कल को जानते हो? ब्लेटिक ने कहा। हाँ, क्यों, खैरियत? रोस्टर ने चौंक कर कहा। इससे मुझे ज़रूरी काम है। मैं इसे फ़ौरी तौर पर मिलना चाहता हूँ। मुझे मालूम करके बताओ कि वो इस वक्त कहाँ मिल सकती है। लेकिन उसे मालूम ना हो कि मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल की हैं। ब्लेटिक ने कहा। ओके, किस नंबर पर बात कर रहे हो? रोस्टर ने पूछा। अपनी रिहाइशगाह से नंबर तो तुम्हें मालूम ही है। ब्लेटिक ने कहा। हाँ, ठीक है। मैं अभी हिदायत दे देता हूँ। जैसे ही इत्तला मिली तो मैं फ़ोन कर दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूंगा। ब्लेटिक ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि इसके मुखबरों का जाल पूरी ज़ेरे ज़मीन दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी रोज़ी रोस्कल को तलाश कर लेगा। इसने उठकर एक अलमारी से शराब की बोतल निकाली और फिर इसका ढक्कन हटाकर इसे मुंह से लगा लिया। अभी बोतल खाली ना हुई थी कि मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। ओह! इतनी जल्दी पता चल गया इस रोज़ी रोस्कल का। ब्लेटिक ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा और फिर बोतल में मौजूद आखिरी घूंट इसने हलक में उंडेला और बोतल खाली करके एक तरफ उछाल दी। फिर इसने हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया, जिसकी घंटी मुसलसल बज रही थी। यस, ब्लेटिक बोल रहा हूँ। ब्लेटिक ने रिसीवर उठाते हुए कहा। रोस्टर बोल रहा हूँ ब्लेटिक। दूसरी तरफ से रोस्टर की आवाज़ सुनाई दी। कुछ पता चला इसका? ब्लेटिक ने कहा। साहिली समुद्र पर माहीगीरों का एक मारूफ होटल है, जिसे सी होटल कहा जाता है। इस होटल का मालिक एक बूढ़ा माहीगीर है, जिसे सब ओल्ड राउश कहते हैं। रोज रोजकल इसके होटल में मौजूद है। रोस्टर ने कहा। ओके, हो सकता है कि मेरे वहां तक पहुंचने तक वो वहां से निकल पड़े, इसलिए तुम अपने आदमियों को कहो कि वो इसे नजरों से ओझल ना होने दें। अगर वो वहां से चली गई तो मैं फिर तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा। ब्लेटिक ने कहा। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया तो ब्लेटिक ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। रोजी रोस्कल ने इमरान के फ्लैट से निकलकर टैक्सी पकड़ी और सीधी साहिल समुंदर पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने लॉन्च किराए पर हासिल की और इस जजीरे की तरफ बढ़ गई, जहां से इसने वो बैज खरीदा था। इसे यकीन था कि टाइगर भी जजीरे पर मौजूद होगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि टाइगर तो सिरे से यहाँ आया ही ना था। वो सीधी सरदार की झोपड़ी की तरफ बढ़ गई। सरदार माजहू की मौत के बाद अब फीको नाम का माहीगीर जजीरे के माहीगीरों का सरदार था। वो भी उधेड़ उम्र था, लेकिन खासा होशियार और चालाक था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा जाल की मुरम्मत में मसरूफ था। तुम हो सरदार फीको? रोजी ऑस्कल ने इसके करीब पहुंचकर कहा। हाँ, मैं ही माहीगीरों का सरदार हूँ। ठहरो, मैं अंदर से कुर्सी लेकर आता हूँ। सरदार फीकू ने उठते हुए मौदबाना लहजे में कहा।
नहीं, मैं अंदर बैठकर तुमसे बात करूंगी, इंतहाई अहम बात है, रोजी रॉस्कल ने कहा। आओ, सरदार फीकू ने कहा और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। रोजी रॉस्कल भी इसके पीछे झोपड़ी में आई। झोपड़ी खाली पड़ी थी। इसमें एक चारपाई के अलावा 3-4 पुरानी कुर्सियां भी मौजूद थीं। बैठो, सरदार फीकू ने कपड़े से एक कुर्सी साफ करते हुए कहा और रोजी रॉस्कल सर हिलाती हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सरदार फीकू ने कहा। तुम्हें मालूम है कि सरदार मांझू की लाश से मिलने वाले बैज में को मैंने 1000 रुपये में खरीदा था? रोजी रॉस्कल ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, और मुझे बाद में बेहद अफसोस हुआ था। मैंने इस लाश की तलाशी क्यों ना ली थी, वरना मैं मुफ्त में इस रकम का मालिक बन जाता। सरदार फीकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम अब भी बड़ी रकम के मालिक बन सकते हो सरदार फीकू, बस बशर्त यह कि तुम मुझसे ताउन करो, रोजी रॉस्कल ने कहा। अच्छा, वो कैसे? सरदार फीकू ने चौंक कर कहा। मुझे कुड़क सीप चाहिए, रोजी रॉस्कल ने कहा। तो सरदार फीकू बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के आसार उभर आए थे। क्या क्या चाहिए आपको? सरदार फीकू ने हैरत भरे लहजे में कहा। कुड़क सीप, वो सीप जिसके नीचे आम से मोती रखे जाएं तो वो इंतहाई कीमती हो जाते हैं, रोजी रॉस्कल ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? सरदार फीकू ने कहा। मैं मजाक नहीं कर रही, इस बैच पर इस कुड़क सीप की ही तस्वीर बनी हुई थी, रोजी रॉस्कल ने कहा। लेकिन मैंने तो आज तक ऐसे किसी सीप के बारे में नहीं सुना। अगर ऐसी सीप होती तो हम माहीगीर क्यों गरीब होते? सरदार फीकू ने मुंह बनाते हुए कहा। जाहिर है नायाब होगी, हर सीप तो कुड़क सीप नहीं हो सकती, हर पत्थर पारस पत्थर नहीं होता, रोजी रॉस्कल ने कहा। मुझे अफसोस है मिस साहिबा, ऐसी कोई सिप नहीं होती, अगर होती है तो मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना, सरदार फीको ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो मुझे किसी ऐसे माहीगीर का पता बता दो, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी जो इस बारे में जानता हो, रोजी रॉस्कल ने कहा। यहाँ पाक एशिया में एक ही आदमी ऐसा है जो हम माहीगीरों में सबसे ज्यादा समुद्र को जानता है। इसकी पूरी जिंदगी समुद्र में गुजरी है। अब इसने साहिल पर अपना होटल बना लिया है। इसका नाम होटल सीव्यू है और वो इसका मालिक है। इसका नाम राउश है, ओल्ड राउश कहलाता है। अगर ऐसी कोई सीप होगी तो वो लामहला उसे जानता होगा, सरदार फीकू ने कहा। ओके, शुक्रिया, रोजी रॉस्कल ने उठते हुए कहा और इसकी जेब से एक बड़ा नोट निकालकर इसने सरदार फीकू को दिया और झोपड़ी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वो लॉन्च के जरिए वापस साहिल पर पहुंच गई। सीव्यू होटल इसने देखा हुआ था और इसने इसमें आने वालों की तादाद ज्यादा तादाद माहीगीरों की ही थी। रोजी रॉस्कल हॉल में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि हॉल को किसी बहरी जहाज के अंदरूनी हिस्से की तरह सजाया गया था और वहां मकामी माहीगीरों के साथ साथ गैर मुल्की माहीगीर भी मौजूद थे। एक तरफ बड़ा सा हॉल था। रोजी रॉस्कल काउंटर की तरफ बढ़ गई। यस मिस, काउंटर पर मौजूद एक पहलवान नुमा आदमी ने रोजी रॉस्कल से पूछा। होटल के मालिक ओल्ड राउश से मिलना है, रोजी रॉस्कल ने कहा। आपका नाम मिस? इस पहलवान ने पूछा। रोजी रॉस्कल, रोजी ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। पहलवानुमा आदमी बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन इसे कुछ कहने के बजाय काउंटर पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। काउंटर से मैगी बोल रहा हूँ जनाब, एक औरत जो अपना नाम रोजी रॉस्कल बता रही है आपसे मिलना चाहती है, पहलवान ने मौदबाना लहजे में कहा। जी हाँ, इसने खुद यही नाम बताया है, पहलवान ने रोजी की तरफ देखते हुए कहा और रोजी बेख्तियार मुस्कुरा दी। ठीक है जनाब, मैगी ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रखा और साइड पर मौजूद एक वेटर को बुलाया। मिस साहिबा को बॉस के पास पहुंचाओ, मैगी ने कहा। आइए मिस, इसने इस वेटर ने कहा और दाएं तरफ मौजूद राहदारी की तरफ मुड़ गया। रोजी इसके पीछे चल पड़ी। राहदारी के आखिर में एक दरवाजे के सामने वेटर रुक गया। ये बॉस का ऑफिस है मिस, वेटर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, रोजी ने कहा और दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक बड़ी सी मेज के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठे हुए एक ऊंचे कद और भारी जिस्म के बूढ़े आदमी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। आओ मिस, मेरा नाम राउश है, इस बूढ़े ने कहा। तुमने होटल तो बड़ा खूबसूरत बना रखा है, मेरा नाम रोजी रॉस्कल है, रोजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तारीफ का शुक्रिया, बैठो, राउश ने मुस्कुराते हुए कहा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, जबकि रोजी रॉस्कल इसके सामने मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा नाम अजीब है, रॉस्कल तो बदमाश को कहते हैं, राउश ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं हूं ही बदमाश, दारुल हुकूमत की जेर जमीन दुनिया के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, रोजी ने जवाब दिया तो राउश के चेहरे पर और ज्यादा हैरत के तासुरात उभर आए। ठीक है, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? राउश ने कहा। मुझे कुड़क सीप चाहिए, रोजी ने कहा तो राउश बेख्तियार उछल पड़ा। कुड़क सीप, क्या मतलब? राउश ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने अपनी सारी जिंदगी समंदर में गुजारी है, इसलिए तुम इसके बारे में यकीनन जानते होगे। मुझे वो सीप चाहिए जो कुड़क कुड़क मुर्गी की तरह मोती सीती है।
मतलब है ऐसी सीपी जिसके नीचे आम से मोती रख दिए जाएं तो बेशकीमत बन जाते हैं। रोजी ने कहा तो राउश पहले हैरत से रोजी को देखता रहा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हें इस बारे में किसने बताया है? राउश ने कहा। टाइगर के उस्ताद अली इमरान ने, और वो गलत नहीं कह सकता, रोजी ने जवाब दिया। किस तरह ये बात शुरू हुई थी? बूढ़े राउश ने कहा। माहीगीरों के जजीरे के सरदार मांझू को किसी ने हलाक कर दिया। इसकी लाश माहीगीरों को समुंदर से मिली। इसकी लाश की तलाशी ली गई तो इसमें से एक बैज निकला जो मुझे बेहद पसंद आ गया। मैंने वो बैज 1000 रुपये में खरीद लिया। इस पर एक सीप की तस्वीर बनी हुई थी जिसके नीचे बहुत से मोती मौजूद थे। ये बैज मैंने टाइगर को दिखाया तो वो मुझे अपने उस्ताद अली इमरान के पास ले गया। इसने बीच देखकर बताया कि एक कुड़क सीप है, जिसके पास ये हो वो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है। रोजी ने तेज तेज लहजे में कहा तो राउश बेख्तियार हंस पड़ा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो लड़की तो खामोशी से वापस चली जाओ और किसी से इस बैच के बारे में जिक्र ना करना। मुझे तुम्हारी मासूमियत पर रहम आ रहा है। राउश ने कहा। क्या? क्या मतलब? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मुझे रोजी रोस्कल को? मैं चाहूं तो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ सकती हूँ, रोजी रोस्कल ने गुस्से से चीखते हुए लहजे में कहा। सुनो लड़की, न जाने क्या बात है कि मुझे तुम वाकई मासूम नजर आ रही हो। मैंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तुम्हारे अंदर वो मकारी और अयारी नहीं है जो तुम्हारी कबील की लड़कियों में होती है। और मेरी मरहुमा बेटी भी तुम्हारी तरह ही थी। इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर बता देता हूँ कि जिस बैच की तुम बात कर रही हो वो एक बैन अल-अक़वामी मुजरिम तंजीम पर्ल पायरेट का खसूसी बैच है। और सरदार माजू, इसकी बेटी और इसका मंगेतर, तीनों को भी इसी तंजीम के आदमियों ने हलाक किया है। और अब तक यकीनन इन्हें ये मालूम हो गया होगा कि इनका ये बैच गुम हो गया है। वो इसे ज़रूर तलाश करेंगे। और अगर इन्हें मालूम हो गया कि ये बैच तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें हलाक करके ये बैच ले जाएंगे। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो। जहाँ तक कुड़क सीप की बात है तो ये किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। असल बात यह है कि दुनिया में बेशुमार लोग खुफिया तौर पर समुद्रों की गहराई में मोतियों की फार्मिंग करते हैं। इन्हें पर्ल फार्मिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा राज है जिसे सीना बसीना दूसरों तक पहुंचाया जाता है। सरदार मांझू की बेटी का मंगेतर बशारत भी इसी फार्मिंग का माहिर था। वो पहले बाचान में रहता था। वहां से इसने ये फन सीखा और फिर यहाँ आकर इसने फार्मिंग की। इसका इल्म सरदार मांझू को भी था और इसकी बेटी को भी। सरदार मांझू की बेटी भागी का मंगेतर बशारत दारुल हुकूमत के एक बदमाश टोनी के जरिए अपनी मंगेतर को भेजकर फार्मिंग के मोती फरोख्त कराता था। वो खुद सामने नहीं आता चाहता था ताकि पर्ल पायरेट को इसका इल्म ना हो सके। लेकिन इन्हें इत्तला मिल गई। इसके नतीजे में उन्होंने सरदार मांझू, इसकी बेटी और इसके मंगेतर तीनों को हलाक कर दिया और इनकी फार्मिंग लूट ली। राउश ने कहा तो रोजी रोस्कल के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। पर्ल फार्मिंग, ये क्या होता है? रोजी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये एक खुफिया फन है। मुझे भी इसके बारे में इल्म नहीं है, अलबत्ता मुझे मालूम है कि ऐसा होता है। ऐसी सीपियां तलाश की जाती हैं जो बारावर हो सकती हैं और फिर इनके अंदर मखसूस अंदाज में बारिश के कतरे डालकर उन्हें बारावर किया जाता है और ख़ास माहौल में समुद्र की गहराई में इन्हें रखकर इनकी परवरिश की जाती है। जब ये सीपियां बड़ी हो जाती हैं तो इनके अंदर मौजूद बारिश के कतरे मोती बन जाते हैं। फिर इन सीपियों को उठा लिया जाता है और इनसे मोती निकाल लिए जाते हैं और ऐसी दूसरी सीपियां वहां दी जाती हैं। ये सब काम इंतहाई खुफिया अंदाज में होता है, लेकिन इसके बावजूद बेशुमार तंजीमें ऐसी हैं जो इन्हें लूट लेती हैं, जिनमें सबसे बड़ी तंजीम पर्ल पायरेट है। राउश ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है। ठीक है, तुमने अच्छा किया कि मुझे तफसील बता दी। इस अली इमरान ने मुझे अहमक बनाने की कोशिश की है, अब खुद मैं इससे निपट लूंगी। रोजी रोस्कल ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। किसी को ये ना बताना कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं, वरना हो सकता है कि मेरा होटल ही बमों से उड़ा दिया जाए और मुझे भी हलाक कर दिया जाए। वो बहुत बड़ा गैंग है, बहुत ही बड़ा। राउश ने कहा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा, रोजी रोस्कल ने कहा और वापस मुड़ गई। थोड़ी देर बाद वो होटल से बाहर आई और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि एक नए मॉडल की शानदार कार इसके करीब आकर रुकी और रोजी रोस्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। हेलो रोजी, कहाँ घूम रही हो? कार की खिड़की से एक नौजवान ने बाहर झांकते हुए कहा। ओह ब्लैटिक, तुम? क्या यहाँ भी जुआ होता है? रोजी ने इसे पहचानते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि ब्लैटिक जेर जमीन दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी है। नहीं, यहाँ तो मैं एक दोस्त से मिलने आया था। वो तो नहीं मिला, अब मैं वापस जा रहा हूँ। क्या तुमने जाना है शहर? ब्लैटिक ने कहा। हाँ, अच्छा हुआ तुम मिल गए, रोजी रॉस्कल ने कहा और दरवाजा खोलकर साइड सीट पर बैठ गई और ब्लैटिक ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। कहाँ जाओगी? ब्लैटिक ने कहा। ग्रीन रोड क्लब पर मुझे ड्रॉप कर देना, रोजी रॉस्कल ने जवाब दिया और ब्लैटिक ने इस्पात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार शहर में दाखिल हुई और फिर तेजी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई एक वीरान सड़क पर पहुंच गई। अरे, ये तुम कार किधर ले आए हो? रोजी ने चौंक कर कहा।
मुझे ये सड़क ज़ाती तौर पर बेहद पसंद है, ब्लेटिक ने कहा, और इसके साथ ही इसने कार को आहिस्ता करके एक साइड पर रोक दिया। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोकी है? रोजी ने हैरत भरे लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे ब्लेटिक का हाथ इसे अपने चेहरे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, और फिर नामानूस सी बू इसके जहन से टकराई, और इसके साथ ही इसका जहन इस तरह यकलख्त तारीक हो गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। फिर दर्द की एक तेज लहर इसके जिस्म में नमूदार हुई, तो इसके साथ ही इसके जहन पर छाई हुई तारीकी दूर हो गई, और इसकी आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही इसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हुआ कि वो किसी कुर्सी पर बैठी हुई है, और इसके जिस्म को रस्सियों के साथ बांधा गया है। इसके जहन में धमाके से हो रहे थे, जिस्म में बार बार दर्द की लहरें उठ रही थीं। वो एक कमरे में मौजूद थी, लेकिन कमरे में इसके अलावा कोई न था। ये क्या हुआ है? किसने ये सब किया है? क्या ब्लेटेक ने? क्यों? रोजी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, और इसी लम्हे दरवाजा खुला और ब्लेटेक मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसने एक हाथ में कोड़ा पकड़ रखा था। ये तुमने क्या किया है? ब्लेटेक, तुमने? रोजी ने होंठ चबाते हुए इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे एक चीज हासिल करनी है। अगर वो चीज मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें उंगली लगाए बगैर आजाद कर दूंगा। वरना तुमने ये कोड़ा देखा है? ये तुम्हारे जिस्म जिस्म की नर्म नाजुक खाल को उधेड़ कर रख देगा, और जहां तुम मौजूद हो, ये जगह इंतहाई खतरनाक इलाके में है। यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। ब्लेटेक ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। कौन सी चीज? रोजी ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो बैज जो तुमने माहीगीरों के जजीरे से खरीदा था, जो एक माहीगीर की लाश की तलाशी के दौरान निकला था, ब्लेटिक ने कहा, तो रोजी बेख्तियार चौंक पड़ी। तुम्हारे इस बैज से क्या ताल्लुक है? रोजी ने कहा। मैंने ये काम बुक किया है, और मैंने इसे बहरहाल करना है। तुम्हें होश में लाने से पहले मैं तुम्हारी तलाशी ली है, लेकिन मुझे वो बैज तुम्हारे पास नहीं मिला, वरना शायद मैं तुम्हें होश में लाकर और बैज लेकर वापस चला जाता। मुझे सिर्फ बैज चाहिए। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन अगर तुमने बैज देने से इनकार किया तो फिर तुम्हारे साथ वो कुछ किया जाएगा जिसका तुम शायद तस्वुर भी ना कर सको। ब्लेटिक ने सर्द लहजे में कहा। किस पार्टी ने तुम्हें बुक किया है? क्या पर्ल पायरेट ने? रोजी ऑस्कर ने इसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय इंतहाई मुतमईन लहजे में पूछा। मैं किसी पर्ल पायरेट टाइप की चीज को नहीं जानता। मुझे एक आदमी ने इस काम के लिए बुक किया है, और इसका नाम मैं नहीं बता सकता। और बस, बातें खत्म। ब्लेटिक ने कोड़े को चटखाते हुए कहा। तुम कैसे मर्द हो कि एक औरत को रस्सियों से बांध कर उसके सामने कोड़े चटका रहे हो? क्या मर्दानगी इसी का नाम है? रोजी ऑस्कर ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। मैं ठंडे दिलो दिमाग का आदमी हूँ रोजी। मुझे मालूम है तुम लड़ने भरने की बेहद शौकीन हो, और किसी हद तक तुम्हें कई दावपेच भी आते हैं, लेकिन मैंने अपना काम करना है, और बस शाफत से मुझे बता दो कि बैच कहाँ है। ब्लेटिक ने कहा। टाइगर को जानते हो? रोजी ने कहा। हाँ, क्यों? ब्लेटिक ने चौंक कर पूछा। बैच टाइगर के उस्ताद अली इमरान के पास है। मैंने वो बैच खरीदा ही टाइगर के लिए था, और फिर मैं उसे तलाश करती रही। एक होटल में वो मुझे मिल गया, लेकिन इसने मेरी तौहीन की, जिस पर मुझे बेहद गुस्सा आया। लेकिन वो मुझे अपने साथ अपने उस्ताद के फ्लैट पर ले गया। इसका उस्ताद इससे भी बड़ा अहमक है। इसने मुझे एक नई कहानी सुनाई। कुड़क मुर्गी की तरह कुड़क सीप होती है, और अगर वो कुड़क सीप मिल जाए तो आम मोतियों को इंतहाई बेशकीमत मोतियों में तब्दील कर देती है, जिससे के जरिए अरबों खरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। इसने ये कहानी इस कदर यकीनी अंदाज में कही कि मैं सब कुछ भूल भाल कर ये कुड़क सीप हासिल करने के लिए निकल खड़ी हुई, और बैज वापस लेना भी मुझे याद न रहा। माहीगीरों के जजीरे पर गई। वहां के सरदार फीकू से मैं ने मुलाकात की, तो इसने लाइल्मी का इजहार कर दिया, और इसने मुझे साहिल पर वाक़ सीव्यू होटल के मालिक ओल्ड राउच की टिप दी कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो इसे लाजमन मालूम होगी। मैं इसके पास गई तो इसने मुझे बताया कि कुड़क सीप वाली बात गलत है। एक बैनुल अक़वामी तंजीम पर पायरेट का बैच है। मैं वहां से निकल कर जाने के लिए टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रही थी कि तुम मिल गए। रोजी ऑस्कर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में बताते हुए कहा। ओके, तुम अब मुझे चक्कर देना चाहती हो। अब तुम्हारे फरिश्ते भी बताएंगे कि वो बैच कहाँ है। ब्लेटिक ने फुंकाते हुए लहजे में कहा। इसके साथ ही इसने पूरी कुवत से कूड़ा लहरा कर बंधी हुई रोजी के जिस्म पर मारा, तो रोजी के मुंह से बेख्तियार कर्बनाक चीख निकली। कूड़े ने वाकई इसके जिस्म की खाल उधेड़ कर रख दी थी। बताओ, वरना, ब्लेटिक ने चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही कोड़े की दूसरी जर्ब लगाई। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम रोजी रोस्कल को मारो? रोजी ने इंतहाई करबनाक अंदाज में चीखते हुए कहा। अभी तो मैं आहिस्ता जर्ब लगा रहा हूँ, वरना, ब्लैक ब्लेटिक ने चीखते हुए लहजे में कहा, और इसके साथ ही कोड़े की तीसरी जर्ब रोजी रोस्कल को लगी, और फिर तो जैसे रोजी रोस्कल का जहन तारीकी हो गया। अलबत्ता इस जोरदार जर्ब से वो चीखती हुई कुर्सी से गिरी, और तकलीफ की शिद्दत से इसने बेख्तियार तड़पना शुरू कर दिया। फर्श पर कुर्सी समेत उलट पुलट होने लग गई। इसके साथ ही
इसके जिस्म से खून निकल रहा था। जैकेट और पतलून कई जगह से उधड़ गई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में शोले से भर गए हों। अरे, अभी से ये हाल है? अभी से? ब्लैटिक ने सर्द लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़कर इसने उलट पुलट होती रोजी को बाजू से पकड़ा और एक झटके से उठाकर सीधा करने की कोशिश की ही थी कि दूसरे लम्हे रोजी के सर की टक्कर इसकी नाक पर पड़ी और वो चीखता हुआ बेख्तियार कई कदम पीछे हटता चला गया। लेकिन अगला लम्हा इसके लिए इंतहाई भारी साबित हुआ, क्योंकि रोजी चौंक के तकलीफ की शिद्दत की वजह से कुर्सी समेत मुसलसल जमीन में उलट पुलट होती रही थी, इसलिए रस्सियां कई जगहों से टूट गई थीं और खासी ढीली पड़ गई थीं। और जब ब्लैटिक ने रोजी को बाजू से पकड़कर कुर्सी समेत उठाकर सीधा करना चाहा तो रोजी का जिस्म इन रस्सियों की गिरफ्त से बाहर आ गया। अलबत्ता कुर्सी वहीं फर्श पर ही पड़ी रही। रोजी को इसीलिए ब्लैटिक की नाक पर टक्कर मारने का मौका भी मिल गया था और टक्कर मारते ही रोजी रॉस्कल के दोनों पैर जैसे ही जमीन को छुए तो फिर वो किसी स्प्रिंग की तरह उछली और दूसरे लम्हे इसकी घूमती हुई लात पूरी कुवत से ब्लैटिक की पसलियों पर पड़ी और ब्लैटिक चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल जमीन पर जा गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही वो भी बिजली की तेजी से उठा, लेकिन इस दौरान इसके हाथ से निकलकर नीचे फर्श पर पड़ा हुआ कोड़ा रोजी रॉस्कल के हाथ में पहुंच चुका था और फिर रोजी का बाजू इस कदर तेजी से घूमने लगा कि जैसे इसके बाजू को किसी मशीन से मुंसलिक कर दिया गया हो और कमरा ब्लैटिक की इंतहाई कर्बनाक चीखों से गूंजने लगा। रोजी पर तो जैसे दिवांगी सी तारीख हो गई थी, लेकिन अचानक किसी ने एक झटके से इसके हाथ से कोड़ा छीन लिया तो वो बिजली की सी तेजी से घूमी, लेकिन मुसलसल इश्तियाल अंगेजी और जिस्म पर कोड़ों की जरबों से मुसलसल निकलने वाले खून की वजह से वो शायद पूरी तरह संभल ना सकी और घूमते हुए उछलकर नीचे गिरी और इसके साथ ही इसके जहन पर एक बार फिर तारीकियों ने डेरा जमा लिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।